गुड इवनिंग बच्चों, मैं इंदु लच क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बच्चों, एक बार पुनः मैं 10 बेहतरीन प्रश्नों के साथ उपस्थित हुआ हूं और ये 10 क्वेश्चन आपके करंट के बेहतरीन क्वेश्चन हैं जिन पर आज चर्चा होगी। तो सभी बच्चे, सभी ऑडियंस जो है चैनल से जुड़ जाएं। जिन्होंने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो लच क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लें और 10 करंट के एकदम दमदार प्रश्नों के साथ हमारे साथ लड़ें। तो सबसे पहले जो हमेशा मैं शुरुआत करता हूं एक अच्छे विचार से, तो मैं उसी चीज से आज मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले आज का जो सुविचार है जो मैंने डाला है आज, वो सुविचार क्या कहता है पढ़िए बच्चों। हमेशा खुश रहने की आदत डालिए। हमेशा खुश रहने की आदत डालिए, क्योंकि जिस इच्छा के पूरी होने से आप सुखी रहने की उम्मीद कर रहे हैं वो इच्छाएं कई लोगों की पूरी हो चुकी हैं, परंतु वो फिर भी क्या हैं, दुखी हैं। तो ये विचार ये कह रहा है कि हम सभी लोगों को हमेशा खुश रहने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि हम जिन चीजों के लिए परेशान हैं, शायद आप नौकरी के लिए, पैसों के लिए, सभी के मन में आशा रहती है अच्छी नौकरी हो, अच्छे पैसे हो, अच्छा घर हो। तो ये चीजें बहुत लोगों के पास आ चुकी हैं, लेकिन उनके पास भी दुख है। तो दुख और सुख ये दोनों में हमेशा बैलेंस की स्थिति बना के रखनी चाहिए और हमेशा अपने आप को सुखी रखने का प्रयास करना चाहिए। इच्छाओं से आप कभी सुखी नहीं रह सकते हैं, आप अपने मानसिक संतोष से ही सुखी रह सकते हैं। तो इस विचार के बाद हम आगे बढ़ते हैं आज के पहले बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ से, जो सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, और ये बहुत हार्ड न्यूज है, बहुत लोगों को दुख भी है, ठीक है, इस क्वेश्चन से। लेकिन मैंने क्वेश्चन जो है अपने क्रिकेट प्रेम के लिए भी डाला है, ये भी बात सत्य है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोहित शर्मा के बाद किस प्रसिद्ध खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक, अभी देखिएगा, कुछ दिन पहले रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी। T20 फॉर्मेट में वो पहले से ही हट चुके हैं, सिर्फ वनडे के लिए उपलब्ध हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको वो ऑप्शन चूज करना है, उस खिलाड़ी को चूज करना है जिन्होंने अभी हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। खटाखट चैट बॉक्स में आप लोग जुटे रहिए, अपने आंसर को भेजते रहिए, अच्छे से अच्छा कमेंट करिए, अच्छे से अच्छा सुझाव जो है भेजिए जिससे और इंप्रूवमेंट की जाए। लेकिन आप लोग हमेशा जो है बने रहिए और आंसर को आप भेजते रहिए। आंसर के लिए मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा आपको, तो आप इन चारों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को आप जो है चैट बॉक्स के माध्यम से आंसर बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन है विराट कोहली। इसका राइट ऑप्शन है विराट कोहली। ठीक, विराट कोहली ने अभी हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है और इनका जो टेस्ट कैरियर है वो 123 टेस्ट मैच का है। कितने टेस्ट मैच का? इन्होंने 123 टेस्ट मैच अभी तक खेले हैं, जिसमें उन्होंने रनों की कुल संख्या 92-30 है। उनके रनों की कुल संख्या 92-30 है। इन्होंने 30 शतक मारे हैं, इन्होंने टोटल अभी तक 30 शतक मारे हैं और इन्होंने जो अर्धशतक मारे हैं उनकी संख्या है 31। बच्चों, जैसे ये जो डाटा मैं देता हूं, इस डाटा को रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप रटना चाहें तो आप ये रख सकते हैं 123 टेस्ट मैच इन्होंने खेले अभी तक, या विराट कोहली के द्वारा मारे गए शतकों की संख्या कितनी है, 30। ये 2 पॉइंट्स आप रटिएगा, इससे ज्यादा आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये भारत के कई क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़े दुख की खबर है, मुझे भी बहुत बुरा लगा है, क्योंकि विराट कोहली हमारे ही नहीं पूरे दुनिया के जो क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छी इमेज विराट कोहली के बारे में है। ठीक, तो इसमें राइट ऑप्शन होगा विराट कोहली। सभी लोग चैट बॉक्स में आंसर डालते रहिएगा और जितना हो सके आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वित्तीय वर्ष 2024 में सबसे ज्यादा जीएसटी किस प्रदेश से आई है। ठीक, वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2024 में सबसे ज्यादा जीएसटी किस प्रदेश से आई है।
इसके 4 ऑप्शन हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु। तब तक आप आंसर सोचिए, मैं जीएसटी के बारे में थोड़ा सा आपको आउटलाइन दे देता हूं। जीएसटी का जो फुल फॉर्म है वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक, इसको हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर के नाम से जाना जाता है, वस्तु एवं सेवा कर के नाम से जाना जाता है, वस्तु एवं सेवा कर के नाम से जाना जाता है। यह 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में लागू हुआ है। ठीक, जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, या कह सकते हैं अप्रत्यक्ष करों का संग्रह है। ठीक, भारत सरकार ने सभी प्रकार के जो अप्रत्यक्ष कर हैं उनको सम्मिलित रूप में एक कर बनाया है, जिसको हम लोग जीएसटी के नाम से जानते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका है महाराष्ट्र। इन चारों ऑप्शन में जो राइट ऑप्शन होगा वो उसका ऑप्शन, सही ऑप्शन जो है महाराष्ट्र है। ठीक, और ये जो सीरियल वाइज मैंने बनाए हैं, ये जीएसटी संग्रह के सीरियल वाइज मैंने बनाए हैं कि किस प्रदेश से। पहले स्थान पे महाराष्ट्र है, गुजरात दूसरे स्थान पर है, कर्नाटक तीसरे स्थान पर है, तमिलनाडु चौथे स्थान पे है, और यदि एक ऑप्शन और बनाना होता तो मैं डाल देता यूपी। यूपी किस पोजीशन पे है? 5वीं पोजीशन पे। ठीक, तो सबसे ज्यादा जो जीएसटी आई है फाइनेंशियल ईयर 2024 में वो आई है महाराष्ट्र से। ठीक, ये रहा दूसरा क्वेश्चन। आप लोग चैट बॉक्स में आप आंसर भेजते रहिए, जितना हो सके आप शेयर करिए, जितना हो सके आप कमेंट करिए, जितना हो सके आप जो है सुझाव दीजिए। देखिए बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने हेतु नई दिशा नामक योजना की शुरुआत की है? ठीक, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने हेतु नई दिशा नामक योजना की शुरुआत की है? ठीक, 4 ऑप्शन है, केरल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। तो इसका जो नई दिशा नामक योजना जो है, इस योजना में बच्चों को प्रेरित किया जाएगा। देखिए बच्चों को स्कूल तक लाना, बच्चों तक स्कूल तक लाना ये अभिभावकों की भी जिम्मेदारी है, परंतु इस दिशा में सभी राज्य सरकारें प्रयास करती हैं कि मैक्सिमम बच्चों को हम स्कूल में ले आएं। और इसका जो राइट ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री जब से रेखा जी हुई हैं, ये कई चीजों को कर रही हैं, जिनमें से वो एनजीओ के सहयोग से, ठीक आप कह सकते हैं गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से, वो बच्चों को स्कूल से पुनः जोड़ने का प्रयास कर रही हैं, और इस प्रयास का नाम है नई दिशा। ठीक, तो नई दिशा जो आपका इसका राइट ऑप्शन है वो है किस स्टेट की योजना है? बच्चों को स्कूल से जोड़ने की योजना है, और वो दिल्ली स्टेट की योजना है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए एक बढ़िया क्वेश्चन स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड है। ठीक है, कि अभी हाल ही में किस देश ने शतरंज खेल पर प्रतिबंध लगाया है? ठीक, शतरंज को चेस बोलते हैं, एक मानसिक योग्यता वाला ये गेम है, बहुत प्राचीन काल से ये खेला जा रहा है, और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान। इन चारों में हमें स्टेटिक माननी है जिसने अभी हाल ही में इस गेम पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक, तो बच्चों इसका राइट आंसर आप लोग चैट बॉक्स में भेजिए। इसका राइट आंसर जो होगा वो देश है कौन सा? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने अभी हाल ही में शतरंज खेल पर प्रतिबंध लगाया है। किस खेल पर प्रतिबंध लगाया है? शतरंज पर। क्यों लगाया भैया शतरंज पे प्रतिबंध लगाने का? इसका रीजन क्या था? ठीक, शतरंज खेल को इस्लाम धर्म में अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक, और इस समय अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है। इस समय अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है जो इस्लामिक कानूनों को मानती है, जिसके कारण ही उस सरकार ने जो है शतरंज खेल को प्रतिबंधित कर दिया है। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन होगा अफगानिस्तान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेहतरीन क्वेश्चन आने की 100% गारंटी। पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित देश की पहली विधानसभा कौन होगी? ठीक, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है?
पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित, कि जिसमें आपको विद्युत ऊर्जा का प्रयोग न हो। ठीक, किस ऊर्जा का प्रयोग हो? सौर ऊर्जा से चले। ठीक, सौर ऊर्जा से संचालित हो, पूरी तरह से संचालित हो। देश की पहली विधानसभा कौन होगी? थोड़ा सा आप लोग आंसर सोचिए, तब तक मैं सौर ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूंगा। सौर ऊर्जा मीन्स सूर्य के विकिरण से प्राप्त ऊर्जा, सूर्य के विकिरण से प्राप्त ऊर्जा, सूर्य के विकिरण से प्राप्त ऊर्जा। ठीक, सूर्य के विकिरण से प्राप्त ऊर्जा को जो है हम लोग बदल देते हैं किस ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा में। ठीक, और ऐसे प्लांट को कहते हैं सौर ऊर्जा संयंत्र कहते हैं, जो पूरी तरह से आपका सूर्य के प्रकाश पर निर्भर होता है। तो इन चारों में उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल और दिल्ली में ऐसी कौन सी विधानसभा है जहां पर पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित जो है चीजें की जाएंगी? इसका राइट आंसर है दिल्ली। इसका राइट आंसर है दिल्ली में। दिल्ली में लगभग 500 किलोवाट, 500 किलोवाट दिल्ली विधानसभा में 500 किलोवाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है, और कंप्लीटली जितनी भी विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होगी इसी प्लांट से पूरी की जाएंगी। तो इसका आंसर है आपका दिल्ली। बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर आप लगातार करते रहें, चैट बॉक्स में आंसर भेजते रहें, और जिससे हम लोग का भी हौसला बना रहे, जिससे मैं आगे भी और आपको अच्छे से अच्छे प्रश्न लेकर के आऊं। ठीक, अगला क्वेश्चन, ठीक, थोड़ा साइंस से रिलेटेड है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। अभी हाल ही में किस महत्वपूर्ण फसल का पैन जीनोम तैयार किया गया है? अभी हाल ही में किस महत्वपूर्ण फसल का पैन जीनोम तैयार किया गया है? पहला ऑप्शन है अरहर, दूसरा ऑप्शन है गन्ना, तीसरा ऑप्शन है चावल, चौथा ऑप्शन है चना। जब तक आप आंसर सोचिए, आंसर भेजिए, मैं थोड़ा सा पैन जीनोम के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। पैन जीनोम को अगर कहा जाए एक वर्ड में तो कई जीनोमों का संग्रह। ठीक, कई जीनोमों का संग्रह मतलब कई गुणसूत्रों का संग्रह कह सकते हैं आप, कई गुणसूत्रों का संग्रह। ठीक, इसके साथ आप एक और नाम दे सकते हैं कि कई फसलों के डीएनए का संग्रह। ठीक, तो जो ये फसल तैयार की गई है, पहले तो मुझे आंसर देना पड़ेगा, ये किस फसल का पैन जीनोम तैयार किया गया है? वो फसल है आपकी चावल। वो फसल है आपकी कौन सी? चावल। और चावल की लगभग 144 जातियों का मिक्सअप करके, अच्छी चीजों को छांट करके हमने एक पैन जीनोम बनाया है, जो अब आने वाली चावल की नई फसलों में देखने को मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि हमने कई प्रजातियों को आपस में मिक्स किया है, कई प्रजातियों के अच्छे गुणों को आपस में मिक्स किया है, और हमने एक हाइब्रिड सीड तैयार किया गया है, और वो आपका किस नाम से जाना जाता है? पैन जीनोम। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा चावल। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यह कहता है कि 12 मई से लेकर के 18 मई तक संयुक्त राष्ट्र संघ कौन सा सप्ताह मना रहा है? ठीक, संयुक्त राष्ट्र संघ कौन सा सप्ताह मना रहा है? जिसमें पहला ऑप्शन है कैंसर रोकथाम सप्ताह, दूसरा है मानवाधिकार जागरूकता सप्ताह, तीसरा है सड़क सुरक्षा सप्ताह, चौथा है लिंग भेद उन्मूलन सप्ताह। ठीक, इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, ये भी आप जानते हैं। सड़क सुरक्षा सप्ताह ये भी जान रहे हैं। लिंग भेद, पहले संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो बीच बीच में कुछ दिवसों को जो है सप्ताह मनाता है, कुछ महीने को भी मनाता है, जिसमें इस बार जो 12 मई से 18 मई तक इन्होंने जो वर्ष भी घोषित करता है, ऐसा नहीं है, 12 मई से 18 मई तक इन्होंने जो घोषित किया है वो कौन सा सप्ताह घोषित किया है? सड़क सुरक्षा सप्ताह। ठीक, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका सी होगा, और सड़क सुरक्षा सप्ताह। ठीक, सड़क सुरक्षा सप्ताह ये विशेष रूप से किसके लिए मनाया जा रहा है? ये मनाया जा रहा है साइकिल सवारों के लिए, साइकिल सवारों की सुरक्षा के लिए। ठीक, साइकिल सवारों की सुरक्षा के लिए। दूसरा, इसके केंद्र में, इस सप्ताह के केंद्र में रहेंगे पैदल यात्री। ठीक, ये सप्ताह मनाने का मतलब क्या है? मतलब 12 मई से 18 मई तक इन सवारों की सुरक्षा के लिए जो है हम लोग हर जगह पर विशेष अभियान चलाएंगे। ठीक, तो इसका राइट आंसर है आपका सड़क सुरक्षा सप्ताह।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखिएगा और तुरंत चैट बॉक्स में जो है आंसर रिप्लाई करिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार निम्नलिखित में से किन्हें अब लोक सेवक के नाम से जाना जाएगा? एक नया नाम आपको मिल रहा है, कौन सा? लोक सेवक। और ये किसको दिया गया है? इस प्रश्न में ये पूछा गया है, किसको? सफाई कर्मचारियों को, स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए कर्मचारियों को, बस परिचालकों को, बस परिचालक मतलब कंडक्टरों को, स्टाम्प विक्रेताओं को। स्टाम्प थोड़ा सा आप लोग सब लोग हो सकता नहीं जानते हो, लेकिन ये जानते रहिएगा कि न्यायालयों में सरकारी दस्तावेज के रूप में जिन्हें सेल किया जाता है, जिसपे कई तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, ठीक है, तो उन पेपर्स को उन पेपर्स को हम लोग स्टैम्प के नाम से जानते हैं। और इन चारों में से आपको एक राइट आंसर आपको ढूंढना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है इनमें से जो राइट आंसर होगा वो आंसर आपका है डी। सुप्रीम कोर्ट ने अब इन स्टाम्प विक्रेताओं को, लेकिन जो वो लाइसेंस धारी हो, ये भी ध्यान रखिएगा, जिन्होंने अपना पंजीकरण संबंधित न्यायालय में कराया हो, उन स्टाम्प विक्रेताओं को जो एक नया नाम दिया है, वो नाम है आपका लोक सेवक। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये थोड़ा सा न्यायालय नहीं होगा इस क्वेश्चन में। इसमें जो होगा वो आपका न्यायाधीश है। ठीक, ये क्वेश्चन हर दूसरे तीसरे एग्जाम में आएगा। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं? सर्वोच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं? ठीक, माननीय संजीव खन्ना, माननीय के.जी. बालाकृष्णन, भूषण रामकृष्ण गवई और डी.वाई. चंद्रचूड़। तो इनमें जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा है? आप तुरंत चैट बॉक्स में भेजिए। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। सर्वोच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा होती है। और किस अनुच्छेद के द्वारा? 124(4) के द्वारा होती है। और इसमें जो चारों में से राइट ऑप्शन है, वो चारों में से राइट ऑप्शन है भूषण रामकृष्ण गवई। भूषण रामकृष्ण गवई इन चारों में से राइट ऑप्शन है। और इन्हें जो बनाया गया है, देश का 52वां न्यायाधीश बनाया गया है। कौन सा? 52वें न्यायाधीश के रूप में, मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ठीक, काफी ये फेमस न्यायाधीश रह चुके हैं। इनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण केसों पे हम नजर डालेंगे। ये अभी हाल ही में 2024 में जो उत्तर प्रदेश, खासकर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक कार्रवाई चलवाई गई थी, बुलडोजर कार्रवाई, उससे संबंधित है। ठीक, वर्ष 2023 में जो जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा अनुच्छेद 370 के द्वारा अनुच्छेद 370 को समाप्त किया गया था, उसमें 5 जजों की संविधान पीठ बैठी थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश ये थे। इसके अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2016 में जो नोटबंदी की थी, उस मामले में भी ये जज थे। ठीक, बेसिकली ये महाराष्ट्र के अमरावती जिले के रहने वाले हैं। और इनका जो कार्यकाल होगा वो नवंबर 2025 तक कार्यकाल होगा। नवंबर 2025 तक ये देश के मुख्य न्यायाधीश बने रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें? ये देश के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश हैं। देश के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश हैं। दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश हैं। और इसके पहले जो देश के पहले अगर आप मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए जो दलित थे, वो थे के.जी. बालकृष्णन। तो बच्चों इसमें ऑप्शन सी होगा। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, देखिए बढ़िया मजेदार क्वेश्चन है। अभी हाल ही में किस
हाल ही में भारत का आधिकारिक रूप से पहला भिखारी मुक्त शहर कौन सा बना है? भिखारी मुक्त शहर कौन सा घोषित किया गया है? ठीक, सबसे पहले भिखारी, आप लोग जानते रहिए, भीख मांगना एक अपराध है, एक अपराध है, और भारत में इसका अरबों डॉलर का व्यापार हो चुका है और होता भी है। ठीक, और भारत सरकार इसको रोकने के बहुत सारे प्रयास की है। आप जैसे मैं मूल विधि भी पढ़ा रहा हूं तो बीएनएस की जो धारा है 163, उसके अंतर्गत भीख मांगना क्या है? एक अपराध है। भीख मांगना एक अपराध है। ठीक, तो ये प्रश्न ये कहता है कि हाल ही में भारत का आधिकारिक रूप से, आधिकारिक मतलब सरकारी रूप से किसे घोषित किया गया है कि भीख यहां पर नहीं मांगी जाती है? तो वो शहर आपका कौन सा है? मध्य प्रदेश का इंदौर। ठीक, इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश का इंदौर, जिसे भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर घोषित किया गया है। ठीक बच्चों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? इसको अपने कमेंट के माध्यम से, अपने सुझाव के माध्यम से जरूर बताइएगा, और जिससे मैं हमेशा अच्छे से अच्छा प्रश्न लाने का प्रयास करूंगा। जिन लोगों को ये वीडियो अच्छे लगे होंगे वो वीडियो को शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल लच क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। मैं इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको भेजता रहूंगा आंसर के साथ। आप हमेशा करंट बम की क्लास में जरूर योगदान दें और महत्वपूर्ण प्रश्नों का लाभ उठाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।